अब बात पुतिन की। पुतिन बहुत फायर हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त आग लगी हुई है। राजधानी कीव में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जल रही हैं। रूस इस्कंदर मिसाइल से हमले कर रहा है, ग्लाइड बॉम्ब से तबाही मचा रहा है। जेलेंस्की को फ्रांस और ब्रिटेन से मिसाइल्स की नई खेप मिलेगी और इसलिए अब युद्ध बहुत ज्यादा भड़केगा। आज रूसी बॉम्बर्स बॉर्डर लाइन पर उड़ रहे हैं, कल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। रूस ने तो खुलकर कह दिया है कि अब युद्ध नेटो से है। युद्ध क्षेत्र में पुतिन जीत के कितना करीब है, आइए समझते हैं। पुतिन आग बरसा रहे हैं, कीव के लोग करा रहे हैं। ज़ेलेंस्की लंदन घूम रहे हैं, कीव में गोले बरस रहे हैं। पुतिन बहुत फायर हैं, कीव में आग के शोले उठ रहे हैं। पुतिन के एफपीवी ड्रोन ज़ेलेंस्की की सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं। पुतिन के Tu-95 बॉम्बर उड़ान भरने लगे। नाटो अब क्या करेगा? अब युद्ध बहुत भयंकर होगा। मैक्रा एस्टर भेजेंगे, स्टॉर्मर 5000 मिसाइल देंगे। ज़ेलेंस्की जितना माहौल बना रहे हैं, पुतिन उतना ही फायर हो रहे हैं। इसका खामियाजा अब यूक्रेन की राजधानी कीव को भुगतना पड़ रहा है। शनिवार की सुबह तड़के कीव के आसमान में अचानक भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। लोग कुछ समझ पाते तब तक धमाके होने लगे। शहर के कई हिस्सों में आग के शोले उठने लगे। यूक्रेन की राजधानी कीव की रिहायशी इमारतें जलने लगी। पुतिन के अग्नि तांडव से ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव कांपने लगी। शनिवार को तड़के पुतिन ने कीव पर इतना बारूद गिराया जिससे उठे शोले कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहे थे। रूस आमतौर पर कीव पर रात में हमला करता है। इस बार पुतिन ने सुबह 4 बजे का वक्त चुना। रूस ने 9 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को धुआं कर दिया। साथ में 62 शाहिद सीरीज के कामिकाज़े ड्रोन भेजे, जिनके प्रहार से कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गईं। अमेरिका की पैट्रियट बैटरी ने 50 ड्रोन और 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। 5 मिसाइल और 12 ड्रोन को पैट्रियट रोक नहीं पाया। इस बार पुतिन ने कीव में तबाही का सामान रूस के रोस्टोव और कुर्स्क रीजन से भेजा। कीव पर सबसे तगड़ा प्रहार लेफ्ट बैंक पर हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव को नीप्रो नदी 2 हिस्सों में बांटती है। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। कीव के 3 जिलों डर्नेस्की, डेस्नियान्स्की और नीप्रोवस्की में सबसे ज्यादा धमाके सुने गए। रूसी हमलों के कई घंटों बाद आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को पानी ले जाते हुए देखा गया। दरअसल इस बार फिर रूस ने कई बहुमंजिला अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जहां लैडर से आग बुझाना आसान नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा। ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए इस बार पुतिन ने जिन इस्कंदर एम मिसाइलों से प्रहार कराया, वो 400 से 500 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। ये 480 से 700 किलो वॉरहेड ले जा सकती हैं, जिनमें थर्मोन्यूक्लियर वेपन और क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं। इस हफ्ते यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह दूसरा बड़ा हमला है। फिलहाल हम डार्नित्सा, डेस्रियांकी, निप्रोवस्की इलाके में काम कर रहे हैं। बचावकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस अभियान में 200 से ज्यादा बचावकर्मी, हवाई आपातकालीन सेवाओं सहित लगभग 60 मशीनें लगाई गई हैं। राहत कर्मियों के काम को आसान बनाने के लिए मानव रहित विमान भी शामिल हैं। 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुतिन पहले कीव पर कम और रूस से सटे राज्यों में ज्यादा हमले कर रहे थे।
अब पुतिन ने स्ट्रेटजी बदल दी है। अब कीव पर तगड़े प्रहार कर रहे हैं और रूस जिन इलाकों में कब्जा कर रहा है वहां सिर्फ ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है ताकि रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ सकें। आमने सामने की लड़ाई में उनकी बढ़त जारी रहे। यह यूक्रेन का खेरसोन इलाका है। यहां के बड़े क्षेत्र में रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। अब लड़ाई शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। रूस ने खेरसोन सिटी की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ड्रोन अटैक किया। इस बिल्डिंग में 9 मंजिल हैं और आसपास कई मकान बने हुए हैं। ड्रोन से 9 मंजिला इमारत के कई फ्लैट बर्बाद हो गए। जिस फ्लैट की खिड़की के पास ड्रोन फटा वहां सारा सामान हवा में उड़ गया। पूरे घर में मलबा बिखर गया। विस्फोटक से निकले स्प्रिंकल धंसने से एक शख्स की मौत हो गई। आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इरिना भाग्यशाली हैं जो रूसी अटैक के समय वो कॉफी पीने गई हुई थी। वहां से उन्होंने कई धमाके सुने। 5 ड्रोन और एक रॉकेट को तेजी से रिहायशी इमारतों की तरफ गिरते देखा। धमाकों के बाद जब वो अपने फ्लैट में पहुंची तो तबाही देखकर उनका दिल बैठ गया। Попала сюда второй раз. पहली बार छर्रे लगे और दूसरी बार एक ड्रोन उड़ रहा था। मैं कॉफी पी रही थी जब धमाका हुआ और भागी। उसी वक्त मैंने देखा वो बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। मुझे याद है वो आवाज मेरी माँ के घर से आई थी और फिर रॉकेट अटैक शुरू हुआ। लेकिन वे कहाँ गिरे मुझे नहीं पता, शायद यहीं या कहीं दूर। वो एक के बाद एक उड़ रहे थे, कुल मिलाकर 5। Казалось, что это второй. ज़ेलेंस्की को जैसे जैसे नाटो देशों से बड़े हथियारों की डील मिल रही है वैसे वैसे पुतिन का गुस्सा भड़क रहा है। यूक्रेन के शहरों में तबाही बढ़ रही है। रूसी सेना अब यूक्रेन के शहरों को गाजा की तरह खंडहर करती जा रही है। रूसी बमबारी के बाद जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं, उससे आशंका बढ़ रही है कि रूस फिर से ग्लाइड बम के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है जो लंबी दूरी तक हवा में जा सकते हैं और टारगेट को खोजकर उसे तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर स्टेट में इस्तेमाल के लिए ग्लाइड बम को अपग्रेड किया है। पहले जहां ग्लाइड बम 20 से 25 किलोमीटर दूर तक हवा में जाकर टारगेट पर फटते थे, वहीं अब ग्लाइड बम 200 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा रहे हैं। इसके अलावा अब वो ज्यादा डीप स्ट्राइक कर रहे हैं। ISW की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अक्टूबर में ओडेशा, माइकोलेव, डेनप्रोपेट्रोवस्क, पोल्टावा, लोजोवा और खार्किव में हमले के लिए ग्लाइड बम के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। रूस के अपग्रेडेड ग्लाइड बम को फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इनमें विंग्स लगे हैं। ये GPS, लेजर और इंफ्रारेड की मदद से पिन पॉइंट अटैक करते हैं। इनमें 300 किलो से 1.5 टन तक के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं जो मजबूत से मजबूत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। ये रूस का FPV ड्रोन अटैक है। यूक्रेन और नाटो देशों ने कभी सोचा नहीं होगा कि रूसी FPV को धनुष बाण के स्टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के सैनिक जैसे ही जंगल में बख्तरबंद वाहन में निकले, रूसी सैनिकों ने FPV ड्रोन को लॉन्च किया। ड्रोन सीधे यूक्रेनी सैनिक को लगा और वो सैनिक वहीं गिर पड़ा। बाकी सैनिक किसी तरह गिरते पड़ते वहां से जान बचाकर भागे। गनीमत रही कि FPV ड्रोन से ऑप्टिक फाइबर निकल गया, जिससे ड्रोन पायलट विस्फोट नहीं कर पाया, वरना एक भी यूक्रेनी सैनिक जिंदा नहीं बचता। युद्ध क्षेत्र में FPV ड्रोन को रूस इतने क्लोज रेंज से जिस तरह मल्टीपर्पज वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पुतिन का इरादा क्या है। ISW की वॉर रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच 28 मोर्चों पर इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। ये तस्वीरें खार्कोव की लड़ाई की हैं, जहां रूसी सेना ग्रैड MLRS से हमला कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों के लिए जान बचाना मुश्किल हो रहा है। पुतिन कह चुके हैं कि अब ये लड़ाई यूक्रेन से नहीं, नाटो से है। नाटो को हद में रखने के लिए पुतिन ने Tu-95 बॉम्बर को रवाना कर दिया है। रूस के जितने बॉर्डर हैं वहां Tu-95 आसमान में उड़ रहा है। रूस का Tu-95 बॉम्बर 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह 925 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को थर्राता है। यह कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल और परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइल दोनों को ले जाने में सक्षम है। ये एक उड़ान में पूरे यूरोप में बमबारी कर सकता है, अमेरिका तक हमला कर सकता है। यह रूस के परमाणु ट्रायड का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण बॉम्बर है। रूस यूक्रेन युद्ध अब और भड़कने वाला है। ज़ेलेंस्की को मिसाइलों की बड़ी खेप नाटो देशों से मिलने वाली है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने ज़ेलेंस्की को एस्टर मिसाइलें देने का वादा कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मिसाइलें देने की गारंटी ज़ेलेंस्की को दे दी है। मतलब अब रूस यूक्रेन के बीच मिसाइल युद्ध शुरू होने वाला है। फ्रांस और ब्रिटेन से डील होने के बाद ज़ेलेंस्की खुश हैं। लेकिन आम यूक्रेनी डर रहा है, कहीं अमेरिका पैट्रियट की तरह फ्रांस का एस्टर मिसाइल सिस्टम भी रूसी मिसाइल अटैक के सामने कमजोर पड़ गया तो क्या होगा। दरअसल एस्टर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे अटैक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए तैयार किया गया है। मतलब फ्रांस जो एस्टर मिसाइल ज़ेलेंस्की को दे रहा है वो सुरक्षा के लिए है, हमले के लिए नहीं। ज़ेलेंस्की के पास पहले से अमेरिका की ताकतवर पैट्रियट मिसाइल बैटरी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगी हुई है। रूस ने इसका तगड़ा तोड़ निकाल लिया है, इसीलिए अमेरिकी पैट्रियट की क्षमता अब सिर्फ 6% रह गई है। जब अमेरिका की पैट्रियट रूसी मिसाइलों को रोक नहीं पा रही तो क्या गारंटी कि फ्रांस की एस्टर मिसाइल 100% बचाव कर पाएगी। ज़ेलेंस्की को मिलने जा रही फ्रांस की एस्टर मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। यह नेवी के जहाजों और ग्राउंड बेस्ड एयर सिस्टम में काफी कारगर मानी जाती है। नाटो के कई देश इनका इस्तेमाल करते हैं। एस्टर मिसाइल पीएड 4 तकनीक पर काम करती है। यह टारगेट के बेहद करीब जाकर विस्फोट करती है। ये मिसाइलें रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती हैं। लंदन में प्रिंस के साथ फोटोशूट और शाही स्वागत के बाद ज़ेलेंस्की ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये ख्वाब देखने लगे हैं कि वो पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं और अपनी शर्तों पर सीज फायर पर राजी कर सकते हैं। One more point, diplomacy. Right now, Russia does not want to end the war, and Putin does not want any proper meetings. Everything Putin does is an attempt to delay new forms of pressure. We must create in Russia a will to negotiate, and I am ready to meet in any meaningful format, and the current line of contact could be the starting point of negotiations. लंदन में ज़ेलेंस्की को फिर नेटो देशों ने चने की झाड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश की। समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मैक्रॉन ने कहा कि 25 देश यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर वो सेना भी भेज सकते हैं। ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि वो अपनी सेनाएं भेज देगा। सिर्फ इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने सेना भेजने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इटली का कोई सैनिक रूस यूक्रेन वॉर में शामिल नहीं होगा। एक और बात, ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन जो 5000 मिसाइलें देने जा रहा है वो हल्की मिसाइलें हैं। ऐसी मिसाइलें S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को कैसे भेज पाएंगी। फिर भी ज़ेलेंस्की को लगता है कि पुतिन से लड़ने के लिए यह काफी है। We need to strengthen Ukraine's air defense and the energy support that it needs, and this is becoming urgent, to protect its civilians and rebuild its critical infrastructure. So I'm pleased that we're accelerating our UK programme to provide Ukraine with more than 5,000 lightweight missiles. This means we can deliver an additional 140 missiles ahead of schedule to boost Ukraine's defences through the depths of winter. ज़ेलेंस्की के पीछे खड़ी ईयू की लॉबी उन्हें यह भरोसा दिला रही है कि ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शन लगाकर वॉर का गेम चेंज कर दिया है। मगर पुतिन बार-बार कह रहे हैं कि इससे वॉर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका में गैस महंगी हो जाएगी, यूरोप में महंगाई बढ़ जाएगी, रूस से ज्यादा दिक्कतें उन्हीं के देशों में होंगी जो अभी खुश हो रहे हैं। जर्मनी ने पाबंदी लगाने के 2 दिन के भीतर ही ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें मोहलत दी जाए। यही बात समझाने के लिए पुतिन ने अपने दूत किरिल दिमित्रियु को अमेरिका भेजा है। दरअसल तेल का खेल खेलना पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता। पुतिन ने पहले से सब्सिडरी कंपनियां तैयार कर रखी हैं। इसके अलावा तेल के दाम बढ़ेंगे तो बाकी रूसी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा, इसलिए रूस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक रूस की तमाम सब्सिडरी कंपनियों पर बैन नहीं लगता। ज़ेलेंस्की का गणित नहीं बनेगा। And now there is one more important decision by the United States of America, sanctions against 2 large Russian oil companies. Pressure on Russian oil is an instrument to end the war. I'm sure
and all Russian oil companies, including Rosneft, Lukoil, Putin's own oil company, Surgutneftegas, and others, must be blocked. Their access to the world market must be cut off. This will bring Putin back to reality. पुतिन अब यूक्रेन पर और ज्यादा हमलावर हैं। यूक्रेन तभी खत्म होगा जब यूक्रेन पुतिन की शर्तें मान लेगा, वरना तबाही और बढ़नी तय है।